अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ का कल से रावलपिंडी में आगाज़ होगा और एक तारीखी सीरीज़ 18 साल बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची है और ट्रॉफी की रनमाई भी हुई। 12 रुकनी टीम अनाउंस हो गई है। बहुत कुछ है जो इसके अलावा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है, क्योंकि दो कंसल्टेंट की ज़रूर अपॉइंटमेंट हो गई, बट हेड कोच की आएगा नहीं आएगा। कल पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तलब की है। ये सारी जो गुफ्तगू है इस पर बात करेंगे और हमें पुराम में ज्वाइन करेंगे बड़े स्पेशल गेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब, और उनके साथ हम इन सारी सूरत हाल बात करेंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखा देते हैं जनाब रिप्ले हेडलाइन। सो जनाब, आपने देखी हेडलाइन, अब सीधा चलते हैं नजम सेठी साहब के पास। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और पहला सवाल तो मेरा कल की सीरीज़ के मुतालिक होगा। जो पौधा आपने और शहरियार साहब ने लगाया था इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल का, माशाल्लाह बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक कि न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद आ गई और ये एक उन टीमों में शुमार होती है जिनका पाकिस्तान आना एक ट्रू रिवाइवल की जानिब जो है वो हमारा एक कहते हैं ना कंप्लीशन है। फिर इंग्लैंड ने आना है। तो सेठी साहब, कितनी खुशी है कि 4-5 साल पहले जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो जारी और सारी है? ये जाहिर है बड़ी खुशी है। और मुझे याद है कि जब ये हमने प्रोसेस शुरू किया था तो उस वक्त हमने यही ऐलान किया था कि ये प्रोसेस शुरू हो गया है, बर्फ़ पिघल गई है और इंशाल्लाह आप अगले चंद सालों के अंदर अंदर फुल फ्लैश इंटरनेशनल क्रिकेट की रिस्टोरेशन हो जाएगी इन पाकिस्तान। और मुझे खुशी है कि आज न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, बिकॉज आपको पता ही है ये एक श्रीलंका की टीम का मसला था और एक न्यूजीलैंड की टीम का मसला था। श्रीलंका में लाहौर के अंदर मसला हुआ, न्यूजीलैंड के बारे में इस्लाम और कराची में मसला हुआ। तो ये बहुत खैर मकदम हम करते हैं इस चीज़ को और खुशाइन देना है। सेठी साहब, क्रिकेट के बाहर के मामला तो बड़े अच्छे चल रहे हैं, यानी कि टीमें आ रही हैं, पीएसएल भी हो रहा है, दीगर मामला। लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो पिछले एक महीने में हुआ है, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? एहसान मानी साहब बड़े करीबी समझे जाते थे, इमरान खान साहब के है भी शायद, और चाहे कि उनको घर जाना पड़ा, रमीज राजा की अपॉइंटमेंट हुई। आपको लगता है क्या ऐसा हुआ क्या? और बेसिकली चीफ एग्जेक्टिव तो मौजूद हैं अपने ओहदे पर शायद जनवरी तक, बट चेयरमैन की जो एक्सटेंशन ना मिलना, क्या आपको हैरानगी हुई थी? नहीं, मुझे इतनी हैरानगी नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि वो भी बड़े करीब थे पेट्रन के, मानी साहब, और रमीज राजा साहब भी बड़े करीब हैं उनके, तो उन्होंने पहले भी हैंड पिक किया और अब भी हैंड पिक किया। तो ये तो खैर उनका हक बनता है हैंड पिक करना, तो वैसे ही उन्होंने किया। अगली बात ये कि मानी साहब की कारकर्दगी जो थी बोर्ड की, मानी साहब के दौरान वो कोई ख़ास अच्छी नहीं रही। बहुत तनकीद हुई बहुत से इश्यूज़ के ऊपर, और यकीनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंचती रही कि वो हैंडल नहीं कर पाए। और जो मेन जिम्मेदारी दी थी उनको उनमें से डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को चेंज करना था। इंटरनेशनल क्रिकेट तो आ ही रही थी, वो तो कोई बड़ा तीर नहीं था। उनको ये कहा गया था कि ये 6 टीमें लेके आएँ, एक डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बनाएं जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, और उसको कामयाब करके दिखाएं। अगर 3 साल में मानी साहब ये नहीं कर पाए। 6 टीमें बनाना तो आसान था, मगर उनको चलाना, उनको फंडिंग करनी, उनको लिए स्पॉन्सर्स ढूंढने, फैन बेसिस बनाने, ये कामयाब नहीं हुए। हालत ये थी कि कम 1.5 साल तक तो पुराना बोर्ड ही चलता रहा और आधी पुरानी आइन चलती रही और आधी नई आइन चलती रही, और मानी साहब बिल्कुल कामयाब नहीं किसी चीज़ पे कामयाब नहीं रहे। और टीम की कारकर्दगी भी फिर गिरती गई। उनकी जो उन्होंने कमिटीज़ बनाए, सिलेक्शन कमिटीज़ और कोचेज़ जो लगाए, वो बिल्कुल फेल हो गए। तो अगर कम से कम अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर नहीं बना सके अच्छा, और तो कम से कम क्रिकेट की टीम की कारकर्दगी तो अच्छी होती, वो भी नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने, आपने देखा वो करते क्या हैं, उनका तरीका ये है कि वो पहले अपने किसी करीबी को लगा देते हैं जिस पे उनको एतमाद हो, मगर जब वो देखते हैं कि ये नहीं चल रहे तो वो फ़ौरन ठा करके फारग कर देते हैं। और मानी साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ। तो सर, ये जो आपने बात की डोमेस्टिक क्रिकेट की, आपने तो बहुत क्लोजली सारी चीज़ों को देखा बतौर चेयरमैन। ये जो 6 टीमों का जो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया वाला, आपको लगता है कि ये इवन रमीज राजा साहब भी इसको चला सकेंगे? चूँकि फौरी तौर पे 1 लाख रुपए की उन्होंने इजाफे का ऐलान तो किया, प्लेयर्स तो चले खुश है, किसी की तनख्वाह बड़ी 192 प्लेयर्स हैं, उनको तो चले खुशी होगी, बट फ्यूचर क्या है रमीज राजा साहब के लिए? आपको समझते हैं ये डोमेस्टिक क्रिकेट जो 6 टीमों वाला है, ये है कामयाब फार्मूला, कभी बन पाएगा? देखिए, 6 हों या 8 हों, ये फॉर्मूला जो है इस वक्त जो है वो फॉल्टी है। इसमें बहुत से नुक्स हैं, और सबसे बड़ा नुक्स तो ये है कि इन्होंने ये 6 टीमें जो हैं, एटलीस्ट पंजाब की कुछ टीमें जो हैं, 3 पंजाब की टीमें बना दी हैं और नॉर्दर्न, सेंट्रल और इस किस्म के नाम रख दिए हैं उनके, सदर्न पंजाब। इसका जो मकसद था, ये 6 टीमों का जो ऑस्ट्रेलियन मॉडल है, उन्होंने तो काउंटीज़ के ऊपर बेस किया हुआ है, उनकी अपनी जो प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट्स हैं, और फैन बेस है उसका।
सब नेशनलिज्म है, जैसे हमने PSL में शहरों के नाम रख के उसको फैन बेस बनाया। यहाँ प्रॉब्लम इनके लिए आ गया था कि 6 टीमें जब फैसला हो गया तो इनको फिर पंजाब की 2-3 बनानी पड़ी। तो मेरा ख्याल है कि उसके साथ फैन बेस नहीं रहता। अगर एक होती तो पंजाब की टीम तो उसका लिए फैन बेस भी बन जाता है। तो अब बलूचिस्तान, KP के, सिंध और यहाँ 3 पंजाब, तो ये मॉडल नहीं चल सकता, इसका फैन बेस नहीं बनेगा, इसके अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। फिर जो क्लब क्रिकेट जो थी उसको डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने। चाहिए ये था कि पहले जो मॉडल एक ऐसी चीज बनाते जो सस्टेन कर सकती, इन्होंने पुरानी चीज को तबाह कर दिया और नई चीज बना नहीं सके। या तो ये होता कि नई चीज बनाते, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करते, ट्रांजिशन करते फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, और कुछ 2-3 साल लगाते। इन्होंने 3 साल तो सिर्फ ऊपर से ढांचा चेंज करने में लगा दिए। इनको चाहिए था पहले 6 महीने में ये ढांचा चेंज करते, मगर नीचे का जो ढांचा उसको चलने देते ताकि वो फीड कर पाए टू ऑल दिस। इन्होंने ऐसे नहीं किया, ना ही इन्होंने स्पॉन्सरशिप्स ढूंढी, डिपार्टमेंट्स खत्म कर दी मगर स्पॉन्सर्स नहीं लेके आए। तो ये इस किस्म की सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स बने हुए हैं। अब राजा साहब को चेंज करने, ये सारे चैलेंजेस जो हैं इनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा, और मेरी यही उम्मीद है और दुआ है कि वो कामयाब हों। पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सेठी साहब, जिसमें बहुत सारे लोगों का तज्जिया है कि ऐलानात भी किए तीनों ने, जिसमें एक तो ऑब्वियसली मैथ्यू हेडन है, वर्नन फिलेंडर हैं, लाख रुपए तमाम प्लेयर्स की आमदनी, और फिर एक अंडर-19 के हवाले से उनकी चीज़ थी। मौका मिला आपको देखने का, बड़े मसरूफ़ हैं आजकल अपने सहाफ़त में भी, लेकिन अभी तक के जो इक़दाम हैं, क्या आपका तज्जिया है जो स्टार्ट लिया है राजा साहब ने? ये मैंने पूरी उनकी इंटरव्यू देखी थी, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास था कि आप जैसे दोस्त मेरी जान नहीं छोड़ेंगे और कहेंगे तबसरा करें। गुड होमवर्क। होमवर्क करना बड़ा जरूरी होता है, सुनी सुनाई बात और होती है, खुद देखना, एक्सप्रेशंस देखना, लैंग्वेज सुनना वो और बात होती है। तो मेरे जो मोटे मोटे इंप्रेशंस हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में वो ये हैं कि वो बड़ी दिल के साथ वो आए हैं इस जॉब पे, और उनकी बड़ी एम्बिशन है कि मैं कुछ करूं और करके दिखाऊं, और उनको इस बात का भी कॉन्फिडेंस है कि उनमें ये कुव्वत है कि वो कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, अब मुझे खुशी हुई देख के। उन्होंने जो अपने प्लान्स भी जो अनफर्ल किए हैं वो भी बड़े वर्केबल प्लान्स हैं। कुछ चीज़ों से वो फुली आगाह नहीं थे, इन्फॉर्म नहीं थे, वो कहते हैं मैं देखूंगा उन चीज़ों को। अच्छी बात है, वो देखें। और मेरा ख्याल है ऑन द होल उन्होंने जो बातें कही वो मुनासिब थी, और अगर इसी तरीके के साथ वो आगे चलेंगे और निपटेंगे जो असली मसले हैं तो अच्छी बात होगी। बस एक छोटी सी चीज़ थी जिसके ऊपर मैंने देखा कि हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं वो कुछ थोड़े से शैलवी से नाराज़ तो नहीं मगर थोड़े से परेशान थे, क्योंकि कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि उन्होंने कहा कि मैं क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करता, या आप करते रहे मैं नहीं सुनूंगा। ऐसी बात नहीं है, रमीज़ राजा साहब सुनेंगे बात, और आप लोगों के साथ मेरा पक्का ख्याल है कि आपके साथ राब्ते में रहेंगे। आपने खुद ही भी बताया कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़त्म हुई है और अब पिंडी में भी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो अच्छी बात है ना, जितना वो राब्ता प्रेस के साथ रखेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी उतनी अच्छी बात है। और ये ऐसा जॉब है जहाँ अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको नीचे रखना पड़ता है, बिकॉज माजरत से आप लोगों का काम है हमारा ब्लड प्रेशर को चढ़ाना, तो हमारा काम है ब्लड प्रेशर को नीचे रखना। चलिए, ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल काबू में रहना चाहिए सेठी साहब। और साथ साथ अब बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान सुपर लीग के मामला की। ये मामला जो है वो आप लोगों ने शुरू किया था सेठी साहब, लेकिन उसके बाद जैसे आपने पिछली दफ़ा भी कहा था कि फ्रेंचाइज को भी बहुत चीज़ें बेहतर करनी है, क्रिकेट बोर्ड भी ऑब्वियसली राजा साहब आए हैं तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि हर फ्रेंचाइज के साथ ऑनर्स के साथ वो मिलते रहते हैं ब्रॉडकास्ट के हवाले से, तो पर्सनल रिलेशनशिप भी हैं। सो एडवाइस क्या होगी? ये जो 5 साल गुजर गए, छठा सात अब तो 7वां साल है, एक तो टीम, एक 7वीं टीम की बात भी हो रही थी, आपके ख्याल में सेठी साहब आप लोगों के ज़हन में क्या था, और अब तक जो चीज़ें चली हैं क्या कमी बेशी रह गई है? देखिए, ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, अब फ्रेंचाइजेस के साथ भी रीनेगोशिएट करना है, बिकॉज जब फ्रेंचाइजेस ने हमारे साथ मुआहदे किए थे उस वक्त डॉलर 100 रुपये का था, और अब जाके 170 रुपये का हो गया। तो जाहिर है वो 170% उनका फीस जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में बढ़ गई है, वो कैसे उसको सस्टेन करेंगे। पिछले 2 साल में जब सारी चीज़ यहाँ शिफ्ट की तो खर्चे तो कम हो गए मगर रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ी। उसकी वजह ये है कि एक कोविड हो गया, इकॉनमी बैठ गई, फ्रेंच जो स्पॉन्सर्स थे वो उतने पैसे नहीं दे सके जितने पैसे पहले देने थे, और फिर ये कि स्टेडियम्स के अंदर जो रेवेन्यू रेज करनी थी फ्रॉम स्टेडियम्स वो भी नहीं हो पाई।
फिर डिसरप्शन हो गई, फिर ब्रॉडकास्टर्स के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, बिकॉज वो कह रहे थे जी आपने पूरे टर्म्स नहीं फुलफिल किए, ये कह रहे थे कि नहीं हम पैसे। तो ये सारी चीज़ें पिछले 2-3 साल में काफ़ी डिसरप्शन रही है। अब जाके कुछ रास्ते खुलने शुरू हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि फ्रेंचाइजीज के साथ बैठ के उनके जो लॉसेज हैं उनको देखा जाए, क्योंकि देखिए अगर फ्रेंचाइजीज के लॉसेज होंगे तो फिर आगे आगे 2 टीमें बेचनी है वो नहीं बिकेंगी। तो आपने पीसीबी के लिए भी पैसे बनाने हैं, फ्रेंचाइजीज को भी अब पैसे बनने चाहिए उनके, और आगे जो टीमें आनी है वो भी आपने बेचनी है। तो एक माहौल, एक अच्छा माहौल, एक पीसीबी प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप जो है वो बड़ी जरूरी है। ठीक है, आपने ब्रॉडकास्ट का जिक्र किया तो एक साइनिंग सेरेमनी हुई थी, आपको याद आ रहा होगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जहाँ इमरान खान साहब मौजूद थे, एहसान वानी मौजूद थे, कुछ क्रिकेटर्स भी मिले थे। बाद में कंट्रोवर्सी हुई थी कि शायद वो क्रिकेटर्स बाद में इसीलिए ज़ेर अताब भी आए कि उन्होंने जाके डोमेस्टिक वाले से कुछ डिफेंड किया था। वो बात हुई थी जी सरकारी स्पोर्ट टीवी और वो जो एक रेवेन्यू है बड़ा कोई डोमेस्टिक से पैसे बनाए जाएंगे। पीसीबी से मैं भी मालूम करूंगा, लेकिन चूंकि आप इंतजामी अमूर संभालते रहे हैं, कोई आपको लगता है ये एक प्रैक्टिकली की चीज़ हो सकती थी? बात बहुत बड़ी हुई थी बट उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक दिखाई नहीं दिया है। देखिए बिल्कुल आपने एक बड़ी रॉ नर्व को टच किया है। ये चीज़ पीसीबी छुपा के बैठा हुआ है, पीटीवी छुपा के बैठा हुआ है। ये एग्रीमेंट क्या थी ये किसी स्टेज पे भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाई। हालांकि मानी साहब को ये कहना था कि हर इस किस्म की जो एग्रीमेंट होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उसकी एक कॉपी नैब को जाएगी और एक कॉपी जो है वो वेबसाइट पे लगाई जाएगी। इस एग्रीमेंट को खुफिया रखा हुआ है। ये आज तक हमें बात समझ नहीं आई कि खुफिया क्यों रखा गया। अच्छा, हम सिर्फ सोच सकते हैं बिकॉज हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस है ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर। इन्होंने जो पीटीवी के साथ जो एग्रीमेंट की है, आगे पीटीवी ने केबल ऑपरेटर्स के साथ एग्रीमेंट की है और दोनों पीटीवी ने आगे वादा किया इनको कि इनके अपने लफ्ज़ ये थे कि जी $200 मिलियन तक की रेवेन्यू आएगी। अब बात यह है कि पीटीवी ने आगे रेवेन्यू लेनी है फ्रॉम कमर्शियल एडवर्टाइजिंग कंपनीज एंड ऑल्सो लेनी है फ्रॉम केबल ऑपरेटर्स। मेरा ये मौक़िफ़ है केबल ऑपरेटर्स इनको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर पीटीवी जो है पूरा अपना मुआहदा जो है विद पीसीबी नहीं पूरा कर सकेंगे, पहली बात, इसीलिए इसको छुपा के रखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि पीटीवी के पास पैसे नहीं है, पीसीबी बैंकक्रप्ट है। पीसीबी हमेशा गवर्नमेंट से पैसे मांगता है, पीसीबी ने अपने बिल्स क्लियर नहीं क्लियर कर पाता, और मुझे नहीं समझ आ रही कि पीटीवी की बात कर रहा हूँ। पीटीवी जो है वो सब्सिडाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। उनके साथ आपने कोई ऐसी डील की है जिसके साथ आप कि पीसीबी के सारे रेवेन्यूज जो हैं जो आएंगे फ्रॉम कमर्शियल राइट्स वो सारे आपने पीटीवी के वाले कर दिए। हमारे ज़माने में और हमसे पहले भी कभी भी पीटीवी को ऐसे मुआहदा नहीं किया जाता था, या 10 स्पोर्ट्स के साथ किया जाता था, या डायरेक्टली किसी और फ्रेंचाइज किसी और ब्रॉडकास्टर के साथ किया जाता था। ठीक है, यहाँ तक कि जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट पीसीबी की होती थी पीटीवी के साथ 5-6 करोड़ की बात होती थी कि जी वो आप हमें कवर करेंगे हमारे कुछ मैचेस वगैरह जो T20 के होते हैं, वो भी पैसे नहीं दे पाता था पीसीबी को। इतनी बड़ी एग्रीमेंट पीटीवी के साथ की है, मैं समझता हूँ ये एक एक्लीज हील है पीसीबी की, इसमें बहुत से मसले बनेंगे इनके लिए। चलिए, इस पे पीसीबी का मौका भी ज़रूर लेंगे सेठी साहब, चूँकि अब ये मामला चूँकि काफ़ी इस पे गैप आ गया और अभी अपडेट नहीं आई तो ज़रूर पूछेंगे। एक दो और चीज़ें आखिर में सेठी साहब, फिर आपको चूँकि जाना है तो आपसे इजाज़त भी चाहेंगे। मोहम्मद आमिर के हवाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि लोगों ने आपको क्रेडिट भी दिया और फिर जो क्रिटिक्स करने वाले थे उन्होंने तनकीद भी की कि मोहम्मद आमिर बड़ी जल्दी पाकिस्तान टीम में है, लेकिन हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस, या फिर आप जैसे उनको कल डोमेस्टिक सेटअप में डाला गया तो उन्होंने कहा जी मैं डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं फिलहाल लेना चाहता, फिर वो मिसबा से नाराज़ थे, सब कुछ थे। आपकी क्या असेसमेंट है? आप तो आमिर को जब लाए थे सेठी साहब, मुझे याद है उस वक्त भी जब इंटरव्यू किया था आपका, तो आप बड़े होपफुल थे कि ये एक बड़ा अच्छा कमबैक करेगा। आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे वो? जी हाँ, देखिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल कमबैक किया। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने आधा रोल तो उनका है, वो जो पहले 3 विकेट्स ले ली उन्होंने जिता दिया आपको। तो आमिर इज़ अ वेरी टैलेंटेड बॉलर। उनका मसला ये है कि उनको ये जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी खिलाया गया और वनडे में भी, और तो मेरा ख्याल है वो उनकी जो फिजिकल है ना फिटनेस, उससे डाउट आता है कि वो समझ रहे थे कि क्योंकि 5 साल उनकी ज़िंदगी के ज़ाया हो गए सिटिंग आउटसाइड क्रिकेट, उस वक्त जबकि वो बिल्कुल फुल फॉर्म में थे और जवानी थी और जज्बा था और पैशन था और एनर्जी थी, तो वो अपने आप को कंजर्व करना चाह रहे थे। उन्होंने ये फैसला किया खुद ही कि जी मैं अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा।
अच्छा, बात यह है, मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए था कि पीसीबी के साथ बैठ के ये बात करते और कुछ मिडिल वे ग्राउंड निकालते, मगर उन्होंने खुद ही कुछ फैसले करने शुरू कर दिए। मेरा ख्याल है ही वॉज नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद पीसीबी मैनेजमेंट और मेरे कोचेस, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है वी हैव लॉस्ट अ गुड रिसोर्स। अच्छा, अब एक और भी प्रॉब्लम है जी जी, वो ये है कि रमीज राजा साहब जो हैं ये ऑन रिकॉर्ड है टू से कि वो टेंटेड प्लेयर्स को वापस वो समझते हैं कि उनको नहीं क्रिकेट खेलनी चाहिए, उनको आउट ही रखना चाहिए। हमारे ज़माने में भी उनके कुछ बयान थे कि जी आमिर को क्यों पीएसएल में खिलाया जा रहा है, जी जी, एंड सो ऑन। अब पता नहीं वो क्या उनका मौक़िफ़ होगा। अभी जो सुनने में यही आया कि उन्होंने ये बोर्ड ने ऑफर किया था डोमेस्टिक क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट। अब आमिर को क्या पता है क्या नहीं पता, हो सकता है आमिर ने सोचा हो कि मुझे तो अब खिलाएंगे ही नहीं, क्योंकि राजा साहब का एक पूरा रिकॉर्ड है, उन्होंने सोचा मैं खुद ही आउट हो जाऊं, बेहतर ये ना हो कि मुझे सेलेक्ट ही ना किया जाए फॉर वन रीजन और अनदर। तो अब अंदर की बात मुझे नहीं पता, मगर बात यह है कि ये रमीज राजा साहब को ही आपको पूछना चाहिए कि उनका मौक़िफ़ क्या है रिगार्डिंग टेंटेड प्लेयर्स, उनको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और क्या कोई जो पुराने असूल है उस पर चलेंगे, या जो पीसीबी ने जो माफ़ कर दिया था और कुछ लोगों को माफ़ कर दिया कुछ को नहीं किया, और जिन्होंने माफ़ी मांग ली और कारकर्दगी दिखाई और आईसीसी ने अप्रूव किया उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया, जिनको आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया हमने रिजेक्ट कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सवाल राजा साहब से पूछना चाहिए। ठीक है सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। सीरीज़ भी कल से स्टार्ट हो रही है और फिर ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड के मामला इस वक्त काफ़ी कह सकते हैं हम गैस कर सकते हैं। कल भी रमीज राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:15 बजे, देखिए कि क्या ऐलानात होते हैं। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर रावलपिंडी से सारी अपडेट्स ले रहे होंगे, क्योंकि कल वहाँ सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। कुछ पैकेजेस भी आपके साथ शेयर करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद, और अब बात करते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ की। और कल से ये सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, ट्रॉफी की रनमाई भी हुई। और पहले तो आपको दिखाते हैं न्यूज़ पैकेज जो दोनों टीमों की तैयारी रही है, कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, इसके हवाले से बात करेंगे। और हसीब भट्टी भी हमें ज्वाइन करेंगे और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रजा कलीम। और साथ साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ जनाब इस वक्त दुनिया क्रिकेट से आई, वो भी आपको बताते चलें कि विराट कोहली भारत के कप्तान, जैसा कि खबरें आई थी इंडियन मीडिया में, उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक उन्होंने वर्ल्ड T20 के बाद भारत की T20 कप्तानी से सबकदोश होने का जो है वो ऐलान कर दिया। ये बड़ी खबर है, क्योंकि तीनों फॉर्मेट में वो कप्तान थे, बड़ा नाम है दुनिया क्रिकेट का, लेकिन जो परफॉर्मेंस है T20 में या जो उनका वर्कलोड है उसके ऊपर सवाल उठते रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज से बात करते हैं। तो रजा, 18 साल बाद पाकिस्तान की टीम कल इन एक्शन होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ इन पाकिस्तान। और उसके साथ अगर हम बात करें दोनों टीमों की ट्रॉफी की रनमाई, फिर कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 12 रुकनी टीम अनाउंस हो गई। जाहिद महमूद ही मुझे लगता है कि बाहर बैठेंगे। बिल्कुल ऑब्वियस है। देखें उस्मान कादिर, अच्छा डिज़र्व भी पहले उस्मान कादिर ही करते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो टीम के साथ हैं, पहला मौका उन्हीं को मिलना चाहिए। अब देखें जिस तरह बाबर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनिशियली मोहम्मद नवाज़ को होना था, लेकिन मोहम्मद नवाज़ क्योंकि आपको पता है क्वारंटाइन में, इस वजह से उस्मान कादिर दो लेग स्पिनर खेलेंगे। सिर्फ ये वजह है 3 लेग स्पिनर 12 रुकनी टीम में, तो मेरे ख्याल से उस्मान कादिर और शादाब खान के साथ ही पाकिस्तान टीम। हसीब भट्टी हमारे से मौजूद है, रावलपिंडी स्टेडियम में मौजूद है। रावलपिंडी स्टेडियम में आज दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रनमाई भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो हसीब, आई थिंक ऑल सेट फॉर अ वेरी गुड वनडे इंटरनेशनल सीरीज़। मौसम अच्छा लग रहा है अब तक की जो आपकी फुटेजेस हमें मौसूल हुई हैं, द सन इज़ आउट। तो आई होप के जिस तरह हम बहुत एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्राउड भी इसमें आना है, तो अब वंडरफुल सीरीज स्टार्ट टू बिगिन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस तरह के पिंडी में हमेशा क्रिकेट लवर सबसे ज्यादा रहे हैं, पूरे मुल्क में ही है, लेकिन रावलपिंडी जो है, रावलपिंडी का वेन्यू सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। लेकिन काफी अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड की टीम के साथ जो खेल रही है, इसमें क्राउड भी होगा, 5000 के करीब तमाशाई होंगे, क्योंकि 25,000 का ये स्टेडियम है, लेकिन 5000 लोगों को टिकट जो है वो जारी किए गए हैं, सेल किए गए हैं।
इसके अलावा यहाँ पे पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। दोनों मुल्कों की टीमें जो है उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस की, 3-3 रोज का सेशन था। इसके अलावा फिटनेस के लिए होटल के अंदर भी जो उनके लिए बंदोबस्त किया गया था उसमें भी तैयारी की। इसीलिए आज फिर ट्रॉफी की रोनुमाई हुई है। उसमें हमारे जो भाई ये सीरीज तो कल शुरू हो रही है, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो रमीज राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल बुलाई गई है मैच से पहले। शायद चूंकि लाहौर के बाद पहली मरतबा रावलपिंडी इस्लामाबाद आ रहे बतौर चेयरमैन पीसीबी, तो इंटरेक्ट तो खैर ऑब्वियसली वो करेंगे मीडिया से। कोई आपको पता चला है कोई, चूंकि इस पर नए चेयरमैन हैं, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बड़े ऐलान किए थे, तो कोई मालूमात हो सकी अब तक के कोई खास ऐलान है या सिर्फ मीडिया इंटरेक्शन ही होगा? मुझे तो ये लगता है कि जी मीडिया इंटरेक्शन ही होगा। इसके अलावा जो कुछ इंटरनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कुछ बातें जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर होती रही हैं, उस हवाले से भी कोई क्लैरिफिकेशन होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि न्यूजीलैंड की एक बड़ी टीम जो है एक बड़े वेन्यू के अंदर पाकिस्तान के अंदर आई है और वो खेल रही है, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खुशी का मुकाम है पाकिस्तानियों के लिए। मुझे ये लगता है कि चूंकि नए चेयरमैन हैं और वो रावलपिंडी से भी उनका काफ़ी यहाँ पर वो आते रहे हैं। अभी पिछले मैच के अंदर वो कंपेयरिंग कर रहे थे, मुझे याद है कि मैंने खुद उनके पास हम लोग खड़े थे, क्योंकि हमें तो वो ज़्यादा वो उस वक्त नहीं करने देते थे, लेकिन कवरेज से पास खड़े होते थे हम। तो इस हवाले से शायद कोई चीज़ें हों, लेकिन लगता है यही है कि चूंकि एक पाकिस्तान के लिए एक नए दरवाजे खुल रहे हैं, इसके बाद इंग्लैंड की टीम है, बाकी पाकिस्तान के कुछ बांग्लादेश का टूर है, ये इन सारी चीज़ों के हवाले से वो बात करेंगे। ठीक है, कुछ पैकेजेस भी मौजूद हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से, तो आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखा देते हैं। सिनेरियोज मौजूद हैं सीरीज़ के हवाले से, तो आप रिपोर्ट देखिए फिर बात। तो जनाब सिनेरियोज तो आपने देखे, और अब तो चूँकि चाहे वो वनडे सीरीज़ हो, T20 हो, अनफॉर्चुनेटली DRS न होने की वजह से शायद वरना और बड़ा इसमें एलिमेंट होता कि आपका जो वर्ल्ड सुपर लीग है वो मौजूद होता। लेकिन चलें, आज बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कप्तान है, खुद क्या सोचते हैं सीरीज़ के हवाले से, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। तो काफ़ी इंतजार है इस वनडे इंटरनेशनल मैच का, ताकि न्यूजीलैंड को हम 18 साल बाद पाकिस्तान में इन एक्शन दे सके। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस मैच के हवाले से, सीरीज़ के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल वनडे सीरीज़ का आगाज़ DRS के बगैर, और नवीद राजा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बात पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नाराज़ दिखाई दिए थे वो यही बात थी कि क्यों नहीं है DRS। तो लेकिन चलें, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा शायद हो ना हो, ये तो मैच देख के पता चलेगा। लेकिन ज़्यादा अगर दोनों टीमों का जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान ने 12 रुकनी टीम जो अनाउंस की उसमें हमने बात करी थी, जाहिद जम्बू शायद मोस्ट लाइकली आउट हो सकते हैं। आपने बड़ा जायज़ा लिया है न्यूजीलैंड की भी आउटफिट का, तो ऐसा तो नहीं कि एक ऐसी टीम जिसमें बहुत बिल्कुल इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी शामिल हैं और फिर उनके कप्तान नहीं आए, बट सरप्राइज एलिमेंट डू यू थिंक कि वो हो सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा डरने वाली बात ही यही है। पाकिस्तान टीम के साथ हमेशा मसला यही होता है, पाकिस्तान हमेशा उस टीम से हार जाता है जिसको पाकिस्तान जानता ही नहीं। अब देखें, न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल राइट ऑफ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। देखें, जो प्लेयर्स हैं ना, उसमें से जो उनके टॉम लैथम है, कॉलिन डी ग्रैंड होम है, इस टाइप के जो प्लेयर्स हैं ना, वो इतने एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान को हरा सकते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को होम पिच का एडवांटेज होगा। अब देखें, जब से क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है तो पाकिस्तान ने होम सीरीज़ जितनी भी हुई हैं, जिसके खिलाफ भी खेला है, हमेशा डोमिनेट किया है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को डोमिनेट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, और पाकिस्तान की अपनी तो होम कंडीशंस है। फिर हम अपना बॉलिंग अटैक देखें तो स्पेशली हसन और शाहीन की मौजूदगी में फिर हमारे पास स्पिनर्स अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के लिए बैटिंग खासतौर पर एक चैलेंजिंग शोबा होगा। और हमारी बैटिंग की बात जब करें तो वो तो हमेशा ही चैलेंजिंग हमारे लिए रहता है। तो लेट्स सी क्या होता है। और स्टैट्स भी है जनाब, इस पूरी सीरीज़ के हवाले से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, और फिर आके कुछ विराट कोहली के हवाले से बात करेंगे जो कि T20 कप्तानी छोड़ने का फैसला किया, क्या अवामिल हो सकते हैं। लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से। तो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं। अभी मैंने जिक्र किया था कि विराट कोहली भारत के कप्तान, T20 कप्तानी छोड़ने का फैसला, और बाबर आजम के हवाले से अगर आपको याद हो, रमीज राजा ने भी कुछ टेस्ट कैप्टनसी के हवाले से बात की थी। तो लगता है कि जो तीनों फॉर्मेट के लोग हैं, कप्तान हैं, ये अब ज़्यादा मामला मुझे लगता है पॉपुलर डिसीजन दिखाई नहीं दे रहा। और विराट कोहली का वर्ल्ड T20 से पहले छोड़ने का ऐलान मीडिया रिपोर्ट्स के बाद, आपकी क्या जजमेंट है? बाय द वे, MS धोनी की भी एंट्री हुई है कैंप में। बिल्कुल, देखें, सबसे पहले तो इस पे बात कर लेते हैं कि वक्त मेरे ख्याल से बहुत गलत वक्त था। अगर उन्होंने फैसला कर भी लिया था
तो एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप के बाद ये अनाउंसमेंट ठीक है। करनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से टाइमिंग गलत है, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। अब देखें प्लेयर्स में, आपको पता है पाकिस्तान इंडिया ऐसे ममालिक हैं जहाँ ग्रुप बंदी बहुत होती है, तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है भारत को शायद अब नया T20 कैप्टन कौन होगा वर्ल्ड कप के बाद अनाउंस ना करना पड़ जाए, ताकि टीम की यूनिटी जो है वो जैसे रजा को एक्सटेंड कर रहा था। बहुत शुक्रिया आपका। और देखते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड कल 2:30 बजे मैच शुरू होगा, उससे पहले रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो इन दोनों चीज़ों के हवाले से कल शाम 5 बजे रिप्ले पे आप हमें फिर ज्वाइन कीजिएगा। इन दोनों चीज़ों पर कल खुल के बात करेंगे। पूरा रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।